आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे उम्मीदवार ब्रेश ठाकुर साहब, श्रीमती सिन्हा, अनिला भेड़िया जी, अंबिका जी, निषाद साहब विधायक, मंच पर सभी नेतागण, साथियों, हम सब यहाँ पर प्रियंका जी को सुनने के लिए आए हैं और बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज देंगी आप लोगों के लिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में एक बदलाव की लहर मुझे दिख रही है। ब्रेश ठाकुर साहब जो पिछली बार बहुत कम अंतर से रह गए थे, इस बार सभी लोग, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, अपना पूरा आशीर्वाद दें। पहले चरण के चुनाव पूरे देश में हुए और पहले चरण के चुनाव में जो रुझान देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी बैकफुट पे आ गई है और प्रियंका जी पूरे देश में पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। इनको भी एहसास हो रहा है कि पूरा बदलाव चाहता है छत्तीसगढ़, पूरा भारत। 10 साल की सरकार ने सिर्फ वादे और जुमले दिए हैं, बदलाव का समय आया। और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में हमेशा से कांग्रेस मजबूत रही, लेकिन पिछली बार बहुत कम वोटों से ब्रेश जी हार गए थे। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आज शादी का समय है, गर्मी का समय, फिर भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हो प्रियंका जी को सुनने के लिए। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ और सिर्फ इतना कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है, वादा किया है कि किसान की खरीद पर कानून बनाएंगे, हर गरीब परिवार के घर पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देंगे, 30 लाख हम लोग नौकरियां देंगे, महिला नौजवानों को आगे लेकर जाएंगे। और कांग्रेस वो दल है जो 140 साल से खून पसीना बहाकर, शहादत देकर इस देश को मजबूत रखकर आगे लेकर गया है। 26 तारीख को मतदान जब हो, ब्रेश ठाकुर जी को भारी बहुमत देकर जिताएं। और मैं तो कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बोलती है 200 पार, 300 पार, 400 पार, 500 पार। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो दक्षिण से भाजपा साफ और उत्तर से हाफ। भारतीय जनता पार्टी का घमंड और अहंकार टूटेगा और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के मेहनत रंग लाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि बहुत जोरदार तालियां बजाकर प्रियंका जी का स्वागत करें और उनकी बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। श्री सचिन पायलट जी, श्री दीपक बैद जी, श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी, श्री मोहन मरकाम जी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्री कुंवर निषाद सिंह जी, अंबिका मरकाम जी, राजेश तिवारी जी, जिन्होंने मेरे साथ यूपी में काम किया, और यहाँ के प्रत्याशी श्री ब्रेश ठाकुर जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, श्री वोरा जी भी, सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सब भैया बहनी, दीदी दाई, मल्ला, जय जोहार। बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, गर्मी भी है, आज शादियां भी बहुत है ना, फिर भी आप यहाँ आई हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, आपका भी। बोलो। देखिए, ये जो आपका इलाका है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इलाका है। आप मेहनती लोग हो, आपने ये प्रदेश अपनी मेहनत के बल पे बनाया और आप ही की मेहनत के बल पर, इस देश के किसानों की मेहनत के बल पर, इस देश के आदिवासियों की मेहनत के बल पर हमारा देश बना है। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो आप जैसे ही लोगों ने चलाया। हाँ, गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन आप अगर एकजुट नहीं होते, अगर ये इस देश की जनता एकजुट नहीं होती, तो हमें आज़ादी कभी नहीं मिलती। तो ये जो आज़ादी है, जो हमारा स्वतंत्र देश है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपको अधिकार मिलते हैं, इसी से आपको संविधान मिला, संविधान से आपको अधिकार मिले, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, चाहे आप कितने भी गरीब या अमीर हों, आपको एक बहुत बड़ा अधिकार संविधान ने दिया और वो अधिकार ये था कि आप वोट डाल सकते हैं। तो अब चुनाव का समय है, वोट डालने का समय है। आपके सामने
यहाँ आकर भाषण देने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं चाहती हूँ कि चुनाव के मौके पर आप दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने मन में रखें। पहला ये कि देश भर में क्या हो रहा है, देश की राजनीति कैसे चल रही है, आगे चल के देश का क्या होगा, भविष्य हमारा कैसा लग रहा है। और दूसरा कि आपकी जो रोज की जिंदगी है, आपके जो संघर्ष हैं, आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका जो संघर्ष है उसकी कोई सुनवाई है या नहीं है। ये दो बड़े बड़े मुद्दे हैं मुख्य तौर पर। तो मैं थोड़ा दोनों मुद्दों पर आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक आपका जीवन है और आपके संघर्ष हैं, आपसे अच्छी तरह कोई इनको समझता नहीं है। सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आप किस तरह से रोज के जीवन को आप आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो किस तरह से उस चीज़ को आप खरीद पाते हैं। आपके घर में सभी मेहनत कर रहे हैं, आप कर रही हैं, आपके पति कर रहे हैं, घर में कोई रोजगार के लायक कोई बड़ा बच्चा हो तो वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मेहनत कर रहा है। कमाई सब कर रहे हैं, लेकिन वो कमाई पूरी नहीं हो रही है। तो जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जब जब कोई त्योहार आता है या कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है आपके जीवन में कि कोई बीमार पड़ गया या घर में कुछ टूट गया, छत से पानी आ रहा है, कुछ भी हो, और आपको मरम्मत करनी हो या इलाज कराना हो या बच्चों के लिए फीस देनी हो या कुछ नया खरीदना हो, तो दिल में घबराहट होती है कि किस तरह से होगा, क्योंकि महंगाई पिछले 10 सालों में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये आपकी एक बड़ी समस्या है। एक दूसरी आपकी समस्या है कि बेरोजगारी 45 सालों में आज देश में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। बेरोजगारी इतनी है कि चाहे कितना भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आपको ये गारंटी नहीं मिल सकती कि पढ़ने लिखने के बावजूद उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तमाम हमारे जो नौजवान हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब बेरोजगार बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी एक और समस्या है। किसानों की बहुत समस्याएं हैं। आज किसान भी महंगाई से जूझ रहा है। जितने भी सामान आप खेती में इस्तेमाल करते हैं सब पे जीएसटी है, सब महंगे हो गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो किसान खेती में भी कमा नहीं पा रहा है। तो ये आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको हल करने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने जब प्रदेश में थी तो की। आपसे बघेल जी कह रहे थे, आपको याद होगा कि धान को 2500 रुपए में खरीदा जा रहा था, याद है कि नहीं? किसानों का कर्जा माफ किया था कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने। भूमिहीनों को 7,000 रुपए मिलते थे सालाना। गोबर की खरीद होती थी। बिजली का बिल आपका आधा किया गया था। हर परिवार को, आप बघेल जी ने बताया, 35 किलो चावल मिलता था कि नहीं? मिलता था ना। आदिवासी भाई बहनों को अपनी जमीन वापस दी गई, पट्टे वापस मिले। आंगनबाड़ी और मितानिन बहनों को आपके लिए आपका मानदेय बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की रक्षा की गई। हर तरह से जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी परंपरा है, उसको कायम रखने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब सरकार आपने बदल दी। उन्होंने आपको बताया कि कैसे कहीं कहीं शायद विधायक से चूक हो गई, तो कुछ विधायकों को हराने के लिए आपने प्रयास किया, इसलिए पूरी सरकार चली गई। सरकार चली गई, एक भाजपा की सरकार आई। उस सरकार ने आपके राशन के चावल में कटौती की। सिर्फ आपको 5 किलो मिलता है जब आपको 35 किलो मिलता था। बेरोजगारी का भत्ता बंद कर दिया। गोबर की खरीद बंद कर दी। वर्मी कंपोस्ट बंद कर दिया। गौठान में आपको कितना रोजगार बना के दिया और किस तरह से हमने गौठानों को मजबूत किया।
मुझे गर्व होता था, हर प्रदेश में जाती थी, कहती थी कांग्रेस की सरकार को देखो किस तरह से गौठान बनाए हैं छत्तीसगढ़ में। आज उसमें से भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। जो भूमिहीनों को पैसा मिलता था वो भी आज बंद हो गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतनी भयंकर महंगाई है, दाम में आग लगी हुई है, पेट्रोल चला गया 100 पार, डीजल चला गया 90 पार, सोना चला गया 73,000, चांदी चली गई 90,000, दोपहिया चली गई 1 लाख पे, गैस सिलेंडर का दाम 1200 हो गया, दाल का दाम देखिए। सस्ता क्या है? आपके लिए कौन सी ऐसी सुविधा बनाई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? प्रदेश में जो नई नई आपने भाजपा की सरकार बनाई है, कौन सी ऐसी सुविधा बनाई जिससे आपके जीवन के संघर्ष में आपको मदद मिल पाए? इनको लगता है कि लोग 5 किलो राशन का इंतजार करते रहें, 2000 रुपयों का इंतजार करते रहें, 100 रुपए का गैस का सब्सिडी उसके लिए इंतजार करते रहें। क्या ऐसे भारत विकसित होगा? क्या ऐसे आप आगे बढ़ पाएंगे? कोई रोजगार नहीं, महंगाई को घटाने की कोई बात नहीं, कोई आपको थोड़ा बहुत राशन पकड़ा देता है, कहता है इसी में खुश रह जाओ। ऐसे भारत विकसित नहीं होगा बहनों। भारत को विकसित बनाने के लिए ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी जैसी प्रदेश सरकार ने आपके लिए चलाई, और उस तरह की स्कीम कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी करके कह रही है कि पूरे देश भर में लागू करेगी। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, सबसे बड़ी हम स्कीम जो लागू करना चाहते हैं वो ये है कि हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। 1 लाख रुपए हर गरीब महिला, मतलब जो एक परिवार में सबसे बड़ी जो गरीब महिला है। 25 लाख तक आपको इलाज मुफ्त में मिलेगा। ये हमने करके दिखाया, ये राजस्थान में हमने करके दिखाया था अपनी प्रदेश सरकार में। वहां 25 लाख रुपए तक लोगों को इलाज मुफ्त मिल रहा था। वहां भाजपा की सरकार आई, आज उसी 25 लाख को गिराकर 5 लाख की इंश्योरेंस 5 लाख का कर दिया है। सरकारी नौकरियों में हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को 50% आरक्षण मिले। मतलब सरकारी नौकरी जितनी भी है पहले के आरक्षणों के तहत आपको उनकी उसका आधा महिलाओं को मिलेगा। आशा, आंगनवाड़ी और मितानिन बहनों के लिए जो मानदेय है उसमें केंद्र की सरकार अपना हिस्सा बढ़ाएगी। इसका मतलब है आपका मानदेय और भी बढ़ेगा। किसानों की बात मैंने की, आप कर्ज में डूब रहे हैं, आपको एमएसपी नहीं मिलता, जीएसटी की वजह से महंगाई, आप अपार महंगाई हो गई है, आपको सामना करना पड़ता है, आपकी कमाई नहीं होती। हम चाहते हैं कि जब फसल का नुकसान हो तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपका भुगतान हो। एमएसपी एक कानून बन जाए और सिर्फ एमएसपी उन उपजों पे ना हो जिस पर आपका कोई फायदा ना हो। मतलब कि जो आपकी जो यहाँ की उपज है उस पे भी एमएसपी का कानून बने। खेती के सारे सामान जीएसटी से मुक्त हो जाएं। मतलब कि आज जो आप जीएसटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं उस पे जीएसटी लगी हुई है और महंगे हो गए हैं, वो जीएसटी जब हट जाएगी तो वो सामान और सस्ते हो जाएंगे, तो आपके लिए सुविधा होगी। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की हम कराएंगे। देखिए, मैंने आपसे मोटे तौर पर जो आपके संघर्ष हैं किसानों के, जो आपके महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं हैं, उसके बारे में बात की। मैं जानती हूं कि यहाँ पे मेरे आदिवासी भाई बहन बहुत सारे हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार जब थी और जब रही है, हमने आपकी संस्कृति की रक्षा की है। हम समझते हैं कि जल, जंगल और जमीन पर आपका अधिकार है, और जैसे मैंने आपसे कहा, उस अधिकार की रक्षा हमारा संविधान करता है। आज आपने सुना होगा कि भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो जहां जहां भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं
हमें 400 सीट दे दो, इस चुनाव में हम संविधान को भी बदल डालेंगे। सुना है आपने? ये सुना है? क्यों कह रहे हैं ये? एक तरफ से ये छोटे छोटे नेता और कुछ इनके मंत्री जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, दूसरी तरफ मोदी जी मंच पे आते हैं और इनके बड़े नेता कहते हैं कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे। तो जनता क्या सोचे कि क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कि भाजपा के नेता बगैर मोदी जी की इजाजत इतनी बड़ी चीज कह सकते हैं पूरे देश भर में घूम के कि वो संविधान को बदलेंगे? नहीं भाइयों और बहनों, ये एक पूरी साजिश है कि सबसे पहले छोटे छोटे नेता, मंत्री, अलग अलग नेता देश के अलग अलग कोनों में जाकर ये कहेंगे कि संविधान बदल डालेंगे और मोदी जी मंच पे खड़े होकर मना कर देंगे कि नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसा पहले भी हुआ है कि बात कहीं और से उभरती है, मोदी जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, चुनाव के बाद वही बात मोदी जी कर डालते हैं। तो आज भी यही हो रहा है कि ये कहलवा रहे हैं अपने नेताओं से जानबूझ के, ताकि ये बात फैल जाए देश में। शुरू में ये नकारेंगे इस बात को, कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो नेता अपने आप कह गया। और जैसे ही इनको 400 सीट मिलेंगी या जैसे ही ये अगला चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदलने की पूरी कार्रवाई ये शुरू कर देंगे। ये सच्चाई है भाइयों और बहनों इनकी, कि इनकी बात पे भरोसा नहीं हो सकता। ये सच्चाई है कि ये आपके अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं। इसी संविधान ने आपको वोट दिया, इसी संविधान ने आपको आरक्षण दिए, इसी संविधान ने आदिवासियों की संस्कृति को बचाकर रखा, इसी संविधान ने इस देश के दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये इस संविधान को ही बदलना चाहते हैं, ये आपके अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं। और ये मत समझिए कि ये कोई दूर की बात है कि संविधान को बदल डाला तो आपके जीवन पे असर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी आपकी अगर आप ऐसा समझेंगे। आपके जीवन पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा। अगर संविधान बदल डाला तो आज जो सम्मान का जीवन जी रहे हैं आप, आज जो अधिकारों से भरपूर जीवन जी रहे हैं आप, कि आप खड़े होकर अपने अधिकारों को मांग सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं नेताओं से कि मेरे लिए काम क्यों नहीं करा, आप अपने वोट द्वारा सरकारों को बदल सकते हैं। ये सब अधिकार मिट जाएंगे अगर संविधान बदला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्या आप एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें भविष्य में आपका संविधान ही बदला जाए और आपके अधिकार कमजोर किए जाएं। दूसरी बात कि इनकी सरकार किस लिए चल रही है। अगर आपके लिए चल रही होती भाइयों और बहनों, तो ये जो समस्याएं हैं आपकी, ये आस्ते आस्ते मिट जाती। 10 सालों से इनकी सरकार चल रही है केंद्र में मोदी जी की। क्या आपका जीवन बदला है? क्या आपकी समस्याएं कम हुई हैं? क्या आपकी तरक्की हुई है? आपने तो सुना होगा कि भाजपा के नेता कहते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। सुना है कि नहीं? टीवी पे भी आप यही देखते हैं। आपको तो ये कहा जाता है कि ऐसे चुटकी में चाहें तो दुनिया भर में जितने भी जंग हो रहे हैं उनको मोदी जी रुकवा सकते हैं। तो अगर चुटकी भर में मोदी जी इतने ताकतवर हैं कि दुनिया भर में जितने भी जंग हो रहे हैं उनको रोक सकते हैं, अगर मोदी जी इतने ताकतवर नेता हैं कि दुनिया भर के जितने भी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं सब उनको बहुत बड़ा मानते हैं, तो मुझे बताइए मोदी जी ने आपके लिए बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? मोदी जी ने आपके लिए महंगाई क्यों नहीं घटाई? मोदी जी ने आपको अपने पैरों पे खड़ा होने का काम आपके लिए मोदी जी ने 10 सालों में क्यों नहीं किया? मोदी जी खुद सक्षम बनते रहे। आप जब भी उनको देखेंगे तो आप देखिए अकेले दिखते हैं, सब साफ सुथरा होता है, बहुत सक्षम दिखते हैं, क्योंकि सारी
मीडिया सबका यही प्रयास है कि आपको लगे कि बहुत ताकतवर ये नेता है, अच्छा है, लेकिन फिर वो ताकत आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है? या तो इतने ताकतवर नहीं है जितना दिखाया जा रहा है आपको, या फिर उनकी नीयत में कोई समस्या है, या फिर वो आपकी समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते। तो जब मैंने आपसे पूछा कि ये सरकार किसके लिए चल रही है, इसलिए पूछा क्योंकि हम लोगों के लिए जो इस सरकार को देख रहे हैं 10 सालों से, ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति, और वो भी सारे उद्योगपति नहीं, मोदी जी के कुछ गिने चुने उद्योगपति मित्र, उनके लिए सरकार चल रही है। आपको मालूम है कि उनके एक मित्र के लिए छत्तीसगढ़ में क्या क्या नहीं करवाया उन्होंने। आपको मालूम है कि इन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उन्होंने 16 लाख करोड़ का लोन माफ किया, लेकिन आप किसानों का लोन नहीं माफ करते हैं। किसान आंदोलन करते हैं, कानून लगा देते हैं मोदी जी, जिससे किसान पिसेगा और बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होता है, लेकिन मोदी जी उनकी सुनवाई तक नहीं करते। आज देश का लोहा, देश का कोयला, देश की बिजली, देश की सड़कें, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश के हाईवे, सब इन्हीं 2-3 बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए गए हैं। यहां से आपको रोजगार मिलता था, ये संपत्ति थी देश की। ये बड़े बड़े पीएसयू जिनको कमजोर किया गया, जिनके सब्सिडरीज इन लोगों को दिए गए, बैंकों का सारा पैसा इन लोगों को दिया गया, तो ये सरकार तो इन्हीं लोगों के लिए चल रही है। किसान का बेटा क्या करेगा, गरीब की बेटी क्या करेगी, छोटा कारोबारी क्या करेगा, जिसकी कमर तोड़ी जा रही है, जीएसटी से, नोटबंदी से मुश्किलों में डाल दिया, उसको दलदल में डाल दिया, निकल नहीं पा रहा है, कमाई नहीं कर पा रहा है। युवा उद्यमी क्या करेगा, हमारे कारीगर क्या करेंगे अगर ये सरकार आगे बढ़ती रहे? तो इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है बहनों और भाइयों। मैं जानती हूं कि यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, आज भी शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ हैं आपके ही जिले में, कल मोदी जी आएंगे, वही धूमधाम से आएंगे, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी आपके सामने, बड़े बड़े वादे करेंगे जैसे पहले भी इन्होंने किए, आदिवासी संस्कृति की बात होगी, लेकिन उसकी बचाने का काम, उसको बचाने का काम नहीं होगा। सच्चाई पे नहीं उतरेंगे, आपसे बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये महंगाई जिससे आप जूझ रहे हैं इसकी बात नहीं करेंगे। आपको यही दिखाने की कोशिश होगी कि बहुत ताकतवर है और उन्हीं में आप भरोसा करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या पिछले 10 सालों में सब कुछ ठीक हुआ? हाँ, नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ बहनों और भाइयों। महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, मंच पे आते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं ताकि आपका ध्यान भटकाया जाए। दिखावे की राजनीति है, और ये गहराई से इस बात को समझिए। आपने इंदिरा जी को बहुत आदर दिया, बहुत माना, इसीलिए आज जब मैं उनकी पोती आपके सामने आती हूं तो आप मेरा सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने उनका आदर किया। क्यों किया? दिखावे के लिए नहीं किया, आपने इसलिए किया कि आपके घरों में आई, आपके बीच आई, आपकी समस्याओं को उन्होंने समझा, कोशिश की कि आपको आपके पट्टे वापस दिए जाएं, आपको अपने अधिकार वापस दिए जाएं, आप अपने पैरों पे खड़े हों। दिखावे की राजनीति नहीं की, और आज इस देश में पूरी तरह से दिखावे की राजनीति चल रही है। आज तो ये स्थिति आ गई है कि नेता अगर पूजा भी कर रहा है तो उसके साथ कैमरा होना चाहिए, टीवी पे आपको दिखना चाहिए, सारा दिखावा होना चाहिए। इंदिरा जी भी पूजा करती थी, एकांत में करती थी, अपने कमरे में एक छोटा सा पूजा का कमरा बनाया था, कमरे के साथ वहां पे चुपचाप से करती थी।
दिखावे के लिए नहीं थी ये बात। धर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाता है राजनीति के लिए। ये हमारी परंपरा नहीं रही है। हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है कि धर्म का मतलब है सेवा, धर्म का मतलब है सत्य। अगर नेता मंच पे खड़े होके आपको झूठे वादे करे तो धार्मिक नेता नहीं है, वो सत्य के पथ पर नहीं चल रहा है। आपको वो वादा किया जाना चाहिए जो वादा पूरा होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है उसका प्रमाण आपके सामने है। कर्नाटका में हमने कहा हम महिलाओं को कुछ देंगे, हर महीने पैसे देंगे, आज उनको मिल रहा है। यहाँ पे हमने कितना काम करके दिखाया छत्तीसगढ़ में आपको, आपने खुद देखा। जैसे मैंने गौठानों की बात की, मानदेय की बात की, आपने खुद देखा कि काम किया हमारी सरकार ने। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए खास जो SC ST सब प्लान है उसको हम लागू करेंगे। विशेष बजट जारी करेंगे हम आपके लिए और दलितों के लिए। वन अधिकार कानून वाले पट्टों को 1 साल में हम उन पर सब पट्टों का फैसला करवाएंगे। और जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है उन क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित जरूर करेंगे। देखिए अभी बघेल जी मंच पे थे, निकल गए हैं क्योंकि अगली मीटिंग में जाना था। उन्होंने बहुत संघर्ष किया आपके लिए, उन पे बहुत भयानक हमला किया गया। और ये हमला इसीलिए किया गया क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ा रहे थे। ये कहा गया कि बहुत भ्रष्ट है, तमाम उन पे केस लगाए गए। मुझे याद है 1.5 साल पहले ही उन पे केस लगाया गया, उन पे आरोप लगाए गए, लेकिन वो रुके नहीं। जब भी मैं उनसे मिलती थी, आपकी बात कि मैंने गौठान में ऐसा काम किया है कि दीदी मालूम है आज हम 35 किलो का राशन दे पा रहे हैं, ये सारी बातें होती थी। वो जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन्होंने लगाए, सबसे भ्रष्ट तो वही निकले। भाजपा के बड़े से बड़े नेता, आपने टीवी पे पता नहीं देखा है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर टीवी और मीडिया पे ये चीजें आजकल दिख नहीं रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी ने सबको भ्रष्ट कहा। बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, हेमंत सोरेन जी को जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में डाल दिया, सब पे केस डाले, सांसदों को संसद से निकाल दिया, खूब कार्रवाई की, छापे लगवाए, केस लगवाए, सबको बोल दिया कि सब भ्रष्ट है, सिर्फ मैं ईमानदार हूं। सिर्फ एक इंसान कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर एक अनोखी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी और उस स्कीम में जो भी राजनीतिक दलों को चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। तो अनोखी बात क्या हुई कि एक केस डला और सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि भाई ये स्कीम सही नहीं है, क्योंकि इस स्कीम में जो नाम गुप्त रहते हैं उससे भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोदी जी को और उनकी सरकार को कि ये जो सूची है कि आपको किस किस ने चंदा दी, उस सूची को पारदर्शी बनाओ, जनता के सामने रख दो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहलाती थी वो स्कीम। तो सबसे पहले तो सरकार ने कहा कि भाई सूची नहीं मिल रही। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को गुस्सा आया, उन्होंने कहा 2 दिन में निकाल के दो ये सूची। तो मजबूरन सूची निकली। जब सूची निकली तो सब साफ साफ दिखने लगा। क्या दिखा? ये दिखा कि जिस पर छापे मारे थे मोदी जी की सरकार ने, उसके बाद उनसे चंदा मांगी, चंदा मिल गई, छापे बंद। जिसको धमकाया था चंदा मांगी, चंदा मिल गई, धमकाना खत्म, केस सारे बंद, कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियां थी जिनका मुनाफा कम था और चंदा ज्यादा दी हुई थी।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कहीं से काला धन सफेद करने का काम इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से किया गया था। आगे मैं बताती हूं, ये भाजपा के नेता जो हम सबको भ्रष्ट कहते हैं, सब पे केस डाल देते हैं, किसी पे हजारों करोड़ का केस आरोप, किसी पे कुछ। और सुनिए, जिस दिन वो नेता कहता है कि मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं, अचानक सारे केस गायब। अचानक वही भ्रष्ट नेता साफ हो जाता है, वही भ्रष्ट नेता ईमानदार हो जाता है। ये लोग परिवारवाद का आरोप पर लगाते हैं, कहते हैं कि इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार की परवाह है। अगर इंदिरा जी को सिर्फ अपने परिवार की परवाह होती तो आज उनके शहीद होने के 30 साल बाद आप उनका इतना आदर नहीं करते। अगर हमें सिर्फ अपने परिवार की परवाह होती तो हम तो आराम की जिंदगी जीते, हमें क्या था। लेकिन हम सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिल में सेवा की भावना है, श्रद्धा की भावना है आपके लिए। ये लोग हमें कहते हैं कि हम परिवारवादी हैं, फिर क्या होता है? जिसका बेटा, जिस बड़े नेता का बेटा या जिसके परिवार का सदस्य भाजपा में शामिल होना चाहे, उसको एकदम तेजी से ले लेते हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि बड़े परिवारों के बेटे, बेटियां, चाचे, चाचियां सब उन्हीं की भाजपा में शामिल हो गए हैं, और तब परिवारवाद के सारे आरोप खत्म। तो देखिए, गहराई से समझिए आपके सामने क्या हो रहा है। एक समय में आप नेताओं से नैतिकता की उम्मीद रखते थे, सादगी की उम्मीद रखते थे, शान और शोहरत की नहीं, नाटक की नहीं, कि आपके सामने आकर कोई भी नया नाटक कर ले और नैतिकता की कोई बात नहीं हो। इस पूरे देश की परंपरा रही है, और महात्मा गांधी जी के समय से नहीं, ये हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है, ये आदिवासी परंपरा भी है, कि अपने जो बड़े होते थे, जो नेता होते थे, उनसे हम ये उम्मीद रखते थे कि वो हमसे सच बोलेंगे, वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इसीलिए आप गहराई से समझिए कि आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इस बार अगर आपने कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं किए और फिर से आप 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ले आए, तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। संविधान बदला जाएगा, आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी महंगाई और भी बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा, ये नेता और भी ताकतवर बनेंगे, और भी शोहरत होगी इनकी, शान होगी इनकी, लेकिन सब अंदर से खोखला होगा और आपके जीवन इसी दलदल में पड़े रहेंगे। तो अगर इस दलदल से निकलना है, अगर परिवर्तन चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, अपने वोट से अपने अधिकार को मजबूत करिए, अपने वोट को सोच समझ कर डालिए, अपने वोट को अपनी ताकत बनाइए, और अपनी ताकत के बल पे खड़े होकर इस देश में बदलाव लाइए। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जिस दिन पोलिंग का दिन होगा, ये 2 बातें, एक जो देश भर में राजनीति चल रही है उसको बदलने की बात, और दूसरी जो गहरी समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं उनके समाधान ढूंढने की बात, इनको आप अपने मन में रखकर पूरे विवेक से अपना वोट दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं जानती हूं कि अगर आप समझदारी से अपना वोट देंगे तो यहाँ के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार को आप जिताएंगे, और एक बार फिर 10 सालों बाद एक ऐसी सरकार केंद्र में लाएंगे जो आपके लिए काम करती रहे और आपके लिए पूरी श्रद्धा से सेवा करे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रियंका जी।
हम आपके आभारी हैं और आपके परिवार के हम सब ऋणी हैं कि जिन्होंने इस देश के लिए सर्वस्व निछावर करने का काम किया है। आप सब बताइए कि हम सब गांधी परिवार के सदस्य हैं, प्रियंका जी के साथ है। दोनों हाथ ऊंचा करके आप समर्थन दीजिए। मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रप्रभा जी को आमंत्रित करता हूं, आभार प्रदर्शन करें। आज कांकेर लोकसभा की न्याय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी उपस्थित हैं। साथ में सह प्रभारी चंदन यादव जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे समस्त मंच को मैं के लिए आभार प्रदर्शन करती हूं कि आप लोगों ने यहाँ के हमारे संकल्प रैली को संकल्प दिलाकर भैया वीरेश भैया को जिताने के लिए आप लोगों ने सभा को संबोधित किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और हमारे समस्त जिले के कांग्रेस आए सभी का मैं बहुत बहुत आभार करती हूं कि 26 तारीख को आप वीरेश भैया को हमारे लोकसभा प्रत्याशी को जिताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।